इस साल गांव में अकाल की स्थिति है। लगता नहीं इस गांव में ज्यादा दिन रुकना उचित होगा। काम के लिए बाहर गांव जाना ही पड़ेगा। चंदू काम के तलाश में दूसरे गांव के और निकल पड़ता है। चलते चलते वो विजयपुर गांव में आ पहुंचता है। वहां उसके पास कोई काम नहीं था और रहने का भी कोई ठिकाना नहीं था। चलते चलते चंदू एक अमीर किसान भगत सिंह के पास आ पहुंचता है। सेठ जी, मैं चंदू दूसरे गांव से आया हूँ। हमारे गांव में हालत बहुत खराब हो गई है। लोगों के खेत सूख गए हैं। लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तड़प रहे हैं। बड़े भाई, अगर मुझे आपसे कोई काम मिल जाए तो मैं आपका आभारी रहूंगा। अरे बाप रे, लगता है तुम्हारा हालत बहुत खराब हो गई है। ठीक है, ऐसे मेरे पास काम तो है, मगर लगता नहीं तुम वो कर पाओगे। सेठ जी, आप चिंता न करें। मुझे आप कोई भी काम दे सकते हैं। मैं वो काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। ठीक है चंदू, मेरे पास एक ऑटो है। तुम्हें इसे सुबह से शाम तक चलाना होगा और महीने के अंत में तुम्हें इसके लिए 500 रुपए दिए जाएंगे और हमारे तरफ से 2 वक्त का खाना भी मुफ्त में दिए जाएंगे। अब बताओ, तुम ये कर पाओगे? अरे बाप रे, सुबह से शाम इतना देर तक मैंने कभी भी ऑटो नहीं चलाया। खैर छोड़ो, इनके अलावा मैं और कुछ कर भी नहीं पाऊंगा। और ऊपर से सेठ जी 2 वक्त का खाना भी मुफ्त में दे रहे हैं। ठीक है सेठ जी, मैं ये काम कर लूंगा। पर सेठ जी, मुझे आपसे एक विनती है। हाँ बोलो चंदू, क्या बात है? क्या कोई दिक्कत है? सेठ जी, अगर आपका कोई समस्या ना हो तो क्या मैं आपके गैराज में रह सकता हूँ? क्योंकि सेठ जी, मैं इस गांव में नया हूँ और मेरा रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है। भगत सेठ थोड़ी देर तक सोचता है और चंदू को ऊपर से नीचे तक अच्छे से देखने के बाद उसे ये कहता है, ठीक है चंदू, तुम गैराज में रह सकते हो। जी धन्यवाद सेठ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तब से चंदू भगत सेठ का ऑटो चलाता था। चंदू रोज सुबह उठकर ऑटो चलाने के लिए निकल पड़ता था। चंदू अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करता था। चंदू रोज सुबह जाता था और शाम को आ जाता था। चंदू की मेहनत देखकर भगत सेठ को भी चंदू का काम बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि चंदू अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करता था। चंदू के इस मेहनत और ईमानदारी को देखकर भगत सेठ एक दिन चंदू को बुलाकर उसे ये कहता है, बेटा चंदू, इधर आओ। मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया बेटा। नहीं चंदू, जब से तुम ऑटो चला रहे हो तब से पैसेंजर्स दूबने हो गए हैं। इसलिए मैं आज से तुम्हारा तनख्वाह बढ़ाकर 500 से सीधा 2000 कर देता हूँ। अब खुश होना बेटा। जी धन्यवाद सेठ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। चंदू जगत सेठ के पास बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करता है और धीरे धीरे चंदू के पास अच्छा खासा पैसा भी जमा हो जाते हैं, जिससे वो अपने लिए एक रहने लायक छोटा सा घर बना लेता है। बहुत दिन हो गए हैं अच्छे बिस्तर पर सोए हुए। आखिरकार मैंने अपना छोटा सा घर तो बना ही लिया। गैराज में रहकर नाक में हर वक्त तेल और धोने की बदबू आता था। आखिरकार मुझे अब चैन से सोने को तो मिलेगा। मुझे आप गैराज में रहने की कोई जरूरत नहीं है। तब से चंदू भगत सेठ के गैराज में नहीं सोता था। वो सुबह से शाम तक ऑटो चलाता था और 2 वक्त का खाना खाकर रात में अपने घर चले जाता था। कई साल ऐसे ही बीत जाते हैं और चंदू के मेहनत के कारण उसके पास एक्स्ट्रा अच्छा खासा पैसा भी जमा हो जाते हैं। एक दिन चंदू जगत सेठ से बोलता है, सेठ जी, गांव में चोरी का समस्या बहुत बढ़ गई है और मेरे पास कुछ रुपया भी है जो मैंने अपने घर में रखे हुए हैं, पर मुझे वह पैसों का चोरी होने का चिंता होती है। आपको तो पता है कि मैं दिन भर आपके पास काम करता हूँ और सिर्फ रात में ही घर में सोने जाता हूँ। इसलिए मुझे रोज उन पैसों की चोरी होने की चिंता सताती है। हाँ चंदू, तुम बात तो एकदम सही कह रहे हो।
आजकल गांव में रोज रोज चोरी की किस्से सामने आ रही है और दिन भर तुम्हारा घर खाली रहता है तो चोरी होने की संभावना जरूर है। भगत सिंह थोड़ी देर सोचता है और चंदू की तरफ देखकर उसे ये कहता है, देखो चंदू, ऐसे समय में तो गांव में एक ही जगह है जहां पर तुम्हारा धन सुरक्षित रह सकता है और वो है जमींदार का घर। क्या जमींदार का घर? हाँ चंदू, इस गांव के जमींदार बहुत ही नेक और ईमानदार है, ऐसे मैंने कुछ लोगों से सुना है, और उनके घर बहुत सारे पहरेदार भी हैं, तो चोरी होने की संभावना बहुत कम है। तुम अपने पैसे उनके पास रख सकते हो। अच्छा, ऐसा है क्या सेठ जी? तो फिर ठीक है, फिर आज ही मैं जमींदार से मिलकर बात करता हूँ और उन्हें अपने इस समस्या के बारे में बताता हूँ। अगले दिन चंदू सुबह होते ही जमींदार जी के घर मिलने के लिए चले जाता है, लेकिन जमींदार के गेटमैन उसे देखकर चंदू को यह बोलता है, ओ भाई, तुम वहीं पर रुको, कहाँ अंदर घुसे जा रहे हो? वहीं पर रुक जाओ। तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आए हो जो अंदर घुसे जा रहे हो? जी, मैं चंदू हूँ और मैं भगत सेठ के वहाँ काम करता हूँ। मेरे पास कुछ जमा हुए पैसे हैं जो मुझे जमींदार जी के पास रखवाने हैं। यही काम के लिए मैं जमींदार जी के पास आया था। ओ अच्छा, अब समझा। तुम्हें जमींदार के पास पैसा रखना है। तुम्हें ये बात पहले ही बोलना चाहिए था। मैं तुम्हें तब नहीं रोकता। ठीक है, अब जाओ, तुम अंदर जा सकते हो। गेटमैन से अनुमति लेने के बाद चंदू अब जमींदार के घर के अंदर चले जाता है। नमस्ते जमींदार जी, मैं चंदू भगत सेठ के यहाँ काम करता हूँ। कुछ साल पहले ही मैं दूसरे गांव से यहाँ आया हूँ। अच्छा भगत सेठ, वो तो मेरा पुराना दोस्त है। बचपन में हम लोग एक साथ खेलते थे, तो तुम मुझे अपना ही समझो। बोलो, क्या मदद कर सकता हूँ तुम्हारा? जमींदार जी, मैं सालों से भगत सिंह के यहाँ काम कर रहा हूँ और मैंने कुछ रुपया भी जमा कर लिया है। पर बात यह है कि गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है, तो मुझे अपने रुपया घर में रखने से बहुत डर लग रहा है। मैंने आपकी ईमानदारी के बारे में लोगों से बहुत सुने हैं, इसीलिए मैं अपने रकम कुछ दिनों के लिए आपके पास रखना आया हूं। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी गांव के सब लोग मेरे ही पास अपना रकम सुरक्षित रखने आते हैं। और हाँ चंदू, तुम लोगों से एकदम सही सुने हो। तुम्हारी रकम मेरे पास पूरी तरीके से सुरक्षित रहेंगे। और वैसे भी तुम भगत सिंह के वहां भी काम करते हो, वो मेरा तो पुराना दोस्त है, तो तुम चिंता ही छोड़ दो। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारी रकम पूरी तरीके से मेरे पास सुरक्षित रहेंगे। मैं सब देख लूंगा। चंदू अब निश्चित होकर जमींदार के पास अपनी पूरी रकम देकर अपने घर चले जाता है। हाँ चंदू, तुम्हारे जैसे बेवकूफ लोगों के पैसे ही मेरे हाथों में अच्छे लगते हैं। काश तुम्हारे जैसे और कुछ बेवकूफ लोग होते। ऐसे ही चंदू अपने मेहनत और ईमानदारी से भगत सेठ के यहाँ अपना ऑटो चला रहा था। देखते ही देखते 2 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन चंदू सोचता है, अब बहुत साल हो गए हैं सेठ जी के यहाँ ऑटो चलते हुए। वैसे सेठ जी बहुत अच्छे इंसान हैं। सोच रहा हूँ खुद का ऑटो लेकर इस पर मेहनत करूंगा, तभी मैं बड़ा आदमी बन सकता हूँ। अब जो मेरे पास कुछ पैसे हैं और जो जमींदार के पास कुछ पैसे संभालने के लिए दिए हैं, दोनों जोड़कर एक ऑटो खरीद लूंगा। और मैं कल ही जमींदार के पास जा रहा हूँ अपने पैसे मांगने के लिए। ये सोचकर चंदू अगले ही दिन जमींदार के पास चले जाता है अपने पैसे मांगने के लिए। जमींदार जी, मैं चंदू अपने पैसे वापस लेने आया हूँ, जो मैंने आपके पास संभालने के लिए 2 साल पहले दिए थे, पूरे 30,000 रुपए। अरे भाई साहब, रुको, मैंने आपको ठीक से पहचाना नहीं। आप कहाँ से आए हैं और ऐसे अचानक आकर मेरे से पैसा मांग रहे हो? तुम्हारा नाम क्या है भाई? अरे जमींदार जी, मैं चंदू हूँ, भगत सिंह के वहां काम करता हूँ। याद नहीं? 2 साल पहले मैंने आपको पैसे दिए थे संभालने के लिए, कुछ याद आया? अरे भाई साहब, मेरे पास कितने लोग आते हैं अपने पैसे रखने के लिए और सभी के साथ मेरा अच्छा व्यवहार है। वैसे आपके पास कोई कागजात है क्या? क्योंकि मैं
हर व्यक्ति के साथ कागजात पर ही बात करता हूँ। किसने कितने पैसे दिए, किसने कितने पैसे रखे, सबका व्यवहार रहता है मेरे पास। जमींदार जी, ये आप क्या बात कर रहे हैं? आपकी ईमानदारी देखकर और सुनकर मैं आपको पैसे दिए थे संभालने के लिए, और आप इस समय मुझसे ऐसी बात कर रहे हैं। कृपा करके मेरे पैसे मुझे वापस कीजिए। हाँ चंदू, तुमने बिल्कुल सही सुना है। मैं ईमानदारी से ही काम करता हूँ, इसीलिए मैं तुमसे डॉक्यूमेंट मांग रहा हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं कि जब तुम किसी से पैसों का व्यवहार करते हो तो तब तुम्हें स्टैम्प पेपर पर लिख कर देने पड़ते हैं? ये तुम किसी से भी पूछ सकते हो। नहीं जमींदार जी, मैं आपके पांव पड़ता हूँ। कृपा करके मेरे पैसे मुझे दे दीजिए। बड़ी मेहनत से मैंने वो पैसे कमाए थे। मेरे साथ ऐसा अन्याय मत करो। अरे, क्या ये झूठ मूठ का रोना धोना लगा रखा है? लगता है तुम ढोंगी हो और मेरे ईमानदारी और भोलेपन का फायदा उठाकर मेरे से रुपया लेने आए हो। रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ, अपने पहरेदार को बुलाकर। जमींदार अपने आदमी को बुलाकर चंदू को बहुत मारता है। इसे तब तक मरते रहो जब तक ना ये बेहोश हो जाए। इस डोकरी के आदमी ने मेरे ईमानदारी पर सवाल उठाया है, इसे छोड़ना मत। नहीं जमींदार जी, मैं आपके पांव पड़ता हूँ। कृपा करके मेरे पैसे मुझे दे दीजिए। बड़ी मेहनत से मैंने वो पैसे कमाए थे। मेरे साथ ऐसा अन्याय मत करो। जमींदार के आदमी चंदू को बहुत मारता है और चंदू वहाँ से मार खाकर दुखी होकर अपने घर वापस चले आता है। चंदू को मार खाने के बाद बहुत तेज बीमार आता है, बुखार के कारण। 2 हफ्ते से भगत सिंह के वहाँ ऑटो चलाने के लिए नहीं जा पाता है। इसीलिए अगले ही दिन भगत सिंह खुद चंदू के घर चले आता है। वह देखते हैं चंदू बिस्तर पर लेटे हुए हैं और कांप रहे हैं। चंदू, तुम्हें इतना तेज बुखार है और तुम मुझे बताया तक भी नहीं। ये सब कैसे हुआ, कब हुआ? सेठ जी, अब क्या बताऊं? जिस जमींदार के पास पिछले साल अपने पैसे संभालने के लिए दिए थे, वो अब मुझे पैसे वापस करने नहीं चाहता। वो बहुत लालची इंसान है। वो लोगों के पैसे लूट रहे हैं। जब बाद में मैंने गिरगिराना शुरू किया तो वो अपने आदमी से मुझे बहुत धुलाई किया और मुझे वहां से धक्के मारकर निकाल दिया। अरे बाप रे, ये तो बड़ा ही गंभीर विषय है। मैं तो जमींदार के बारे में अच्छा ही सुना था, पर मुझे भी नहीं पता था कि वो इंसान इतना लालची और गिरा हुआ है। यही मैं सोचूं, हर साल उसकी संपत्ति बार क्यों रही है। मुझे माफ कर दो, मैं बिना सोचे जाने बगैर तुम्हें जमींदार के पास जाने बोला था। गलती तो मेरी भी है। नहीं सेठ जी, आप तो मेरे बारे में अच्छा ही सोचकर जमींदार के पास भेजे थे। ये आपकी कोई गलती नहीं है। ये तो उस लालची जमींदार की गलती है। अब लगता है मेरे पैसे उस लालची जमींदार से वापस नहीं मिलेंगे। मेरा ही किस्मत खराब है। रुको चंदू, मेरे पास एक तरकीब है जिससे मैं तुम्हारा पैसा उस लालची जमींदार से वापस कर सकता हूँ। ठीक है सेठ जी, है ऊपर वाले ये तरकीब कामयाब होने दीजिए। अगले ही दिन भगत सिंह बहुत सारे पैसे एक सूटकेस में भरकर खुद जमींदार के पास जाते हैं। अरे भगत सिंह, आओ आओ बैठो। बोलो भाई, इस गरीब के घर कैसे आना हुआ? हमारे सौभाग्य है कि आप जैसे धनी आदमी के चरण हमारे घर में लगा है। अरे जमींदार जी, आप मुझे लज्जित कर रहे हैं। वैसे ये सब छोड़िए, सीधे मुद्दे पर आते हैं। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर राज्य व्यापार करने जा रहा हूँ। मैं लगभग 100,000 रुपए लाया हूँ। मुझे डर है कि कहीं ये चोरी ना हो जाए। क्या आप मेरे ये सारे पैसे आपके पास संभाल कर रख सकते हैं? आपके सिवा मैं इस गांव में किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। अरे भगत सिंह, ये कुछ पूछने की बात है। मेरे पास आपके पैसे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। आप निश्चित होकर बाहर राज्य व्यापार करने जा सकते हैं। इस बार तो बड़ी मछली हाथ लगी है। बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता। भारी माल हाथ में लगने वाला है। तभी मौका देखकर चंदू वहाँ पर आ जाता है। अरे चंदू, तुम यहाँ पर? अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। मुझे माफ करना,
उस दिन तुम्हें पहचाना नहीं था। इतने सारे लोग जो मेरे पास अपने पैसे रखने आते हैं तो ज़रा सी परेशानी होता है, पर मैं अपनी बातों का पक्का हूँ। ठीक है, रुको, तुम्हारा पैसा अभी देता हूँ। माफ़ करना चंदू, मेरे आदमियों ने उस दिन तुम्हारे साथ बहुत बदतमीजी की। मैं आज ही उनका काम से निकाल देता हूँ। जमींदार चंदू की सारे पैसे उसे लौटा देता है। चंदू बिना कुछ बोले वहां से चल जाता है। अरे क्या बात है जमींदार जी, आप तो अपने बातों के बहुत पक्के हैं। तो ठीक है, मैं अपने सारे पैसे आपके पास रख देता हूँ। भगत सिंह इतना ही बोल रहा था, तभी भगत सिंह की एक नौकर वहां पर आ जाता है। मालिक, आपको आप बाहर राज्य में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी अभी व्यापारियों का संदेश आया है और उसमें कहाँ है, वो खुद हमारे गांव आ रहे हैं। अरे ये तो बहुत बढ़िया बात हुई। मुझे आप इतना दूर बाहर राज्य में जाना नहीं पड़ेगा। सुन रहे हो जमींदार जी, व्यापारियों यहाँ आ रहे हैं। मुझे आप नहीं लगता कि ये पैसे आपके पास रखना कोई मतलब होगा। चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना ईमानदारी दिखाई हम पर। हाँ, पर अगली बार जरूर आपके पास आऊंगा अपने पैसे रखने के लिए। ऐसा बोलकर भगत सिंह और उसका नौकर वहां से अपने पैसे लेकर चले जाते हैं। दत्त तेरी की, ये क्या हो गया? 1 लाख हाथ में आते आते ही चले गया, और जो चंदू से 20,000 रुपए हड़प लिए थे वो भी चले गए। इस भगत सिंह की चक्कर में चंदू का पैसा भी चला गया। कम से कम 20,000 रुपए तो आते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। अगर आज आप ना होते तो मेरी सारी मेहनत की पैसे वो जमींदार ले लेता। चंदू, धन्यवाद तो ऊपर वाले को कहो, क्योंकि ऊपर वाला ही तुम्हारा पैसा वापस किया है। मैं तो सिर्फ मदद किया। और हाँ चंदू, एक बात सुन लो, जो व्यक्ति मेहनत और ईमानदारी से पैसा कमाता है, ऊपर वाला उसका पैसा कभी बुरा नहीं होने देता। और जो हराम की कमाई खाते हैं, उसके साथ कभी अच्छा नहीं होता।